guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Marti Koshik again here with another video. And in this video I'm going to talk about principle of inheritance and variation, and it is part 2 of this particular topic. And here in this particular video my objective is to clear to you the principle of Mendel that he has explained by monohybrid cross, that is the principle of dominance. Then how does the co-dominant effect is showed in the progeny, and then multiple allele, how does it is different from the law of dominance. Then pleiotropy, and by the example of pleiotropes we are going to understand about the principle of segregation. Then dihybrid cross, which is going to explain about principle of independent assortment. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि हम दो ऐसे जीन ले रहे हैं जो डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक मेल क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, एक फीमेल क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, और दोनों ही एक पर्टिकुलर ट्रेट, सेम ट्रेट को, फॉर एग्जांपल हाइट को या वेट को या फिर कलर को या आइरिस कलर, हेयर कलर, इन सबको कोड कर रहे हैं। एक जीन की दो एलील होती हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर टू एलील, दिस इज वन एलील एंड दिस इज सेकेंड एलील, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, पर जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग ही हो। एक जीन में एलील सेम भी हो सकती हैं, जब वो सेम होती हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, और जब वो डिफरेंट होती हैं तो वो हिटरोजाइगस कंडीशन में होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। यहाँ पे हमने फिनोटाइप लिया पेरेंट्स का। फिनोटाइप्स का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजी, कि वो क्या हमें एक मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दे रहा है। जैसे यहाँ पे टॉलनेस दे रहा है तो वो हाइट के बारे में बता रहा है हमें, और ड्वार्फ भी हमें ये बता रहा है कि उसकी हाइट कम है, तो ये फिनोटाइप है। अगर मैं देखूं कि टोल को कोड करने वाला जीन कौन सा है और वो जीन उसकी एलील कौन सी है, तो वो मेरे को जीनोटाइप दे देगा, क्योंकि एक जीन की दो एलील होती हैं। तो यहाँ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टू एलील्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन गेट कोड फॉर द ट्रेट हाइट, हाइट के लिए वो कोड कर रहा है, और हाइट भी कौन सी, टोल। तो यहाँ पे टोल क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। हम कैपिटल टी से डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, डोमिनेंट एलील को, सॉरी डोमिनेंट एलील को, और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव एलील को करते हैं। किसी भी ट्रेट की हम बात करें, कोई भी हम अल्फ़ाबेट लें, उसमें हमारा रिसेसिव एलील हमेशा हमारा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा, और जब स्मॉल और कैपिटल दोनों है, मीन्स डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों है, तो वो हेटेरोजाइगोट हो गया। अगर दोनों रिसेसिव हैं या दोनों डोमिनेंट एलील हैं, तो इट मीन्स वो होमोजाइगस कंडीशन हो गई। फिर जब हम गैमेट बनाते हैं तो हमें पता है गोनाड्स के अंदर, हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे, एंथर के अंदर बनेगा मेल गैमेट, और फीमेल में ओविल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट, ओविल होगा ओवेरी के अंदर। तो वहाँ पे जो गैमेट बनते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेट में यहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन के थ्रू पेरेंट डिवाइड करेगा और गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। तो जब गैमेट बनेंगे तो उसमें एक एलील होगी, दो नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमने इनको सेपरेट कर दिया है, कैपिटल टी को और स्मॉल टी को। फिर अगर मैं क्रॉस करवाती हूँ, मान लो एक गैमेट बना, एक ओवा बना कैपिटल टी वाला, और एक मेरा यहाँ पे यहाँ पे हमारा मेल गैमेट बना, क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएंगे और फिर वो मेल गैमेट बनाएंगे। तो मेल गैमेट आ रहा है मान लो कैपिटल टी वाला, तो कैपिटल टी मिलके मेरे को एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन देंगी, जो हमारे टॉलनेस को कोड करेंगे। और फिर अगर मान लो ओवा आया मेरा कैपिटल टी का और मेल गैमेट मेरा आया स्मॉल टी का, तो दोनों मिलके कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जनरेट करेंगे। अगर ओवा मेरा स्मॉल टी का आता है और मेरा मेल गैमेट भी स्मॉल टी का आता है, दोनों मिलके क्रॉस करके स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में दे देंगे। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस करवाते हैं दो हिटरोजाइगोट पेरेंट को, तो हमारी जो प्रोजेनी आती है उसमें हम अगर फिनोटाइप देखते हैं, मतलब अगर हम मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखते हैं, तो हमें 3 पौधे, 4 प्रोजेनी अगर हमारी आ रही हैं, तो 3 प्लांट हमें ऐसे मिलेंगे जो टॉल होंगे। बट जब हम उनको जीनोटाइप देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक तो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और दो हमारे हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
ये कैपिटल टी हमारी डोमिनेंट एलील है और जो स्मॉल टी है वो हमारी रिसेसिव एलील है। तो जब हमारी दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील हमारी एक पर्टिकुलर ट्रेट क्या होती है, जो भी हमें मॉर्फोलॉजिकली दिख रही है, मतलब हाइट को कोड कर रही हैं दोनों, तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पे हमारी जब स्मॉल टी है, इट मीन्स ये होमोजाइगस कंडीशन है। और जो हमारा स्मॉल टी है वो हमें किसको कोड करता है, कम हाइट को, मतलब ड्वार्फ बनाता है प्लांट को। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मेरा कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था तब भी वो एक्सप्रेस हो रहा था, और जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में था तब भी एक्सप्रेस हो रहा था। बट जब मेरा स्मॉल टी था वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा, यहाँ पे भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो मेरा स्मॉल टी है वो रिसेसिव एलील है और वो अपना अफेक्ट हेटेरोजाइगस कंडीशन में शो नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट एलील है और वो अपने एक्सप्रेशन को डोमिनेंट वे में शो करती है और वो सुप्रेस कर देती है किसका एक्सप्रेशन, रिसेसिव एलील का। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ए प्लांट पोजेस टू फैक्टर, दो फैक्टर मतलब कि टू एलील्स, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फॉर ईच कैरेक्टर मतलब ट्रेट, कि वो हाइट है, बॉडी शेप है, या वेट है, या फिर आइरिस कलर है, ठीक है, या फिर हेयर कलर है, या फिर स्किन कलर है, ये सब हमारे यहाँ पे कैरेक्टर हो गए, या फिर हम बोलें तो ट्रेट होगी। इज कंट्रोल बाय यूनिट फैक्टर यहाँ पे क्या है, जीन। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, आउट ऑफ टू एलील, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, या फिर कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है, तो यहाँ पे दो एलील हैं, ये भी एक एलील है, ये भी एक एलील है। वन इज डोमिनेंट, कौन सी डोमिनेंट है यहाँ पे, कैपिटल टी हमारा डोमिनेंट है। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड F1 जनरेशन, जब हमारी F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन कब बनती है, जब पेरेंट पहली बार रिप्रोड्यूस करता है तो F1 जनरेशन बनती है। तो हाइब्रिड का मतलब है हेटेरोजाइगोट जब हमारा बन रहा है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग करेक्टर पास करके एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, मतलब अपना एक प्रोजेनी दे रहे हैं, अपने एक ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ऑफस्प्रिंग दोनों के करेक्टर को कंसिस्ट करता है, तो वो हाइब्रिड है। एंड अदर वन इज रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी विच डज नॉट शो इट्स इफेक्ट, कब इफेक्ट नहीं शो करेगी, वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर क्या है, जीन कंट्रोल करता है किसको, कैरेक्टर्स क्या, हाइट, वेट, आइरिस कलर, हेयर कलर, स्किन कलर। फैक्टर ओक्योर्स इन पेयर का मतलब क्या है कि हर एक फैक्टर, हर एक जीन की दो एलील होती हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी आर एलील्स, दीज आर पेयर्स ऑफ फैक्टर इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर क्या है, जैसे ये यहाँ पे डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है ये वाला, क्योंकि ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन है। वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट, कैपिटल टी इज द डोमिनेंट एंड अदर वन इज द रिसेसिव। यहाँ पे रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आएगा, फिनोटिपिक रेशियो में ये भी टोल देगा, ये भी टोल, तो 3 टोल हो जाएंगे और एक हमारा ड्वार्फ हो जाएगा, तो 3:1 आएगा। बट अगर हमसे पूछा जाए जीनोटाइप रेशियो, तो इनका जीनोम क्या है, सेम है, और इन दोनों का जीनोम अलग है, तो 1:2:1, this is the ratio of genotype. Next is some exceptions to this law of dominance, कि जरूरी नहीं होता कि हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारी एक जो एलील है वो हमारी डोमिनेंट ही हो। एंड या फिर हम डोमिनेंस का बोले, या फिर हम एक्सेप्शन मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है, कोई भी एलील कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स की फॉर्म में जब प्रेजेंट होती है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब प्रेजेंट होती है, तो कोई भी एलील डोमिनेंट इफेक्ट शो नहीं करती, दोनों ही एलील एक्सप्रेस होती हैं।
ना कोई एलील रिसेसिव इफेक्ट शो करती ना डोमिनेंट, दोनों ही एक्सप्रेस होती हैं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफेक्ट आता है क्योंकि दोनों के करेक्टर्स यहाँ पे ब्लेंड हो जाते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट बोला। अगर कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों के अफेक्ट एलील के कंप्लीटली एक्सप्रेस होने चाहिए, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि दोनों एलील के अफेक्ट जो हो रहे हैं वो यहाँ पे ब्लेंड हो रहे हैं, मिक्स होके आ रहे हैं। और ये सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने 1903 में। और मिराबिलस जालापा, ये जो प्लांट है 4 ओक जो प्लांट होता है, ऐसे लीफ होते हैं उसके और बड़े बड़े उसमें स्टेमन होते हैं, हमारे पोर्शन मेल पोर्शन होता है, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसको मतलब डिस्कवर किया था, स्टडी किया था। यहाँ पे क्या होता है, जब मिराबिलस जालापा में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं प्योर स्टेट में, एक रेड और एक रेड होता है हमारा और एक हमारा वाइट होता है जब हम पेरेंट को लेते हैं। बट जब ये 2 टाइप के प्लांट क्रॉस करवाए जाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रेड फ्लावर है इसको कोड करेगा इसका जीन, जो जीन होमोजाइगस कंडीशन में एलील को कंसिस्ट करता है, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर, अगर 2 एलील इस जीन की प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में तो ये रेड कलर देगा। फिर हमने वाइट फ्लावर लिया जिसमें एक जीन है जो स्मॉल और आर एंड स्मॉल और आर कंसिस्ट करता है, जो कोड करते हैं वाइट कलर को। तो दोनों के हमने यहाँ पे दोनों को क्रॉस करवाया, तो दोनों के गैमेट यहाँ पे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करके एक हमें प्रोजेनी देंगे। तो कैपिटल आर को जब स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्यों? क्योंकि ये हमारी दूसरी एलील है, ये दूसरी एलील है, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग एलील आ गई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो पर दोनों ना तो रेड कंप्लीटली आ पाता है ना वाइट कंप्लीटली आ पाता है, दोनों मिक्स होके ब्लेंड होके हमें क्या देते हैं, पिंक कलर देते हैं। दोनों आधे आधे एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हमारी जब F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन, तो जितने भी हमारे फ्लावर्स आते हैं सारे ही फ्लावर्स हमारे क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तो जब हम पिंक कलर को पिंक फ्लावर्स के साथ ही हम अगर यहाँ पे क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, मतलब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को अगर मैं क्रॉस करवाती हूँ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड देन स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो हमारी जब पेरेंट्स से मैं पहली जनरेशन फॉर्म करूँगी तो F1 जनरेशन में सारे पिंक आ रहे थे, पिंक हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहे थे। फिर जो पिंक थे उनको मैंने दोबारा से क्रॉस करवाया, दोबारा से क्रॉस करवाने के बाद जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आती है F2 जनरेशन, तो उसमें मेरे को क्या मिला, उसमें मेरे को प्योर रेड मिले और मेरे को प्योर वाइट मिले और मेरे को क्या मिले, 2 ऐसे फ्लावर मिले जो पिंक थे। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि यहाँ पे जब मेरी 2 एलील कॉन्ट्रास्टिंग 2 एलील एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट को सुप्रेस नहीं कर रही और ना ही एक दूसरे के अफेक्ट को सुप्रेस करके खुद एक्सप्रेस हो रही हैं, मतलब कोई भी ना तो डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव है, मतलब दोनों अगर प्रेजेंट हैं दोनों एलील तो वो दोनों ही अपने इफेक्ट को शो करेंगी और मिक्स होकर एक नया कलर जनरेट करेंगी जो कि पिंक होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एलील इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही हैं, बट जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है जैसे कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो वो अपने इफेक्ट को प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाती हैं, रेड फ्लावर दे पाती हैं एंड वाइट फ्लावर दे पाती हैं। Incomplete dominance is also found in flower of snapdragon and antirrhinum or dog flower and feather color in Andalusian falls. बट ये जो हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब देखो, वो F1 जनरेशन में तो हमें ब्लेंडिंग इफेक्ट शो करती है, पर वो ब्लेंडिंग इफेक्ट कैसा ब्लेंडिंग इफेक्ट है, वो ब्लेंडिंग इफेक्ट मोर्फोलॉजिकली शो कर रही है कि हमारा रेड और वाइट मिल के हमें पिंक दे रहा है, ठीक है। वो F1 जनरेशन में ही ऐसे ब्लेंडिंग मोर्फोलॉजिकल अफेक्ट मतलब करेक्टर बस ब्लेंडिंग आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनहेरिटेंस भी ब्लेंडिंग शो कर रही है, मतलब कि अपने करेक्टर्स को भी वो ब्लेंड करके पास नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। वो अपने करेक्टर्स को इंडिविजुअली पास कर रही है, सेग्रीगेट करके हमारा आर एलील अलग से पास हो रही है और स्मॉल एलील
मतलब स्मॉल और हमारा अलग से पास हो रहा है, तो वो ब्लेंडिंग फॉर्म में इनहेरिट नहीं हो रही, क्योंकि जो पेरेंट टाइप है वो हमारा F2 जनरेशन में दोबारा से रीअपियर हो रहा था। क्या आ रहा था? रेशो 1:2:1 आ रहा था, मतलब दो हमारे पिंक फ्लावर आ रहे थे और एक हमारा वाइट फ्लावर आ रहा था, प्योर वाइट, एंड एक हमारा प्योर रेड आ रहा था। मतलब कि जो पेरेंट की जनरेशन थी प्योर रेड वाली वो भी एक्सप्रेस हो रही थी और प्योर वाइट वाली भी यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही थी। तो पेरेंटल ट्रेट जो थी, पेरेंटल एलील जो थी, वो F2 जनरेशन में हमारी दोबारा से एक्सप्रेस हुई। इसका मतलब ये ब्लेंड करके इनहेरिट नहीं होती हैं ये एलील। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक जीन है जो कोड कर रहा है किसी भी एंजाइम को, और वो एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट एस को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब उसको चेंज कर देता है किसी और प्रोडक्ट में। सो अगर ये जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अगर थ्योरेटिकली हम देखें। कोई भी एलील, इस ये जीन कोई भी एलील कंसिस्ट करता हो, वो एलील अगर मॉडिफाई की जाए तो क्या क्या आ सकता है? या तो वो नॉर्मल जीन देगा, या मतलब नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा वो पर्टिकुलर जीन जब वो प्रोटीन फॉर्म करेगा, या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम, मतलब इतना कैपेबल नहीं होगा एंजाइम कि हमारा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे एस को प्रोडक्ट में, ठीक है। या फिर हमारा जो एंजाइम प्रोड्यूस होगा वो फंक्शनल ही नहीं होगा, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यही कंडीशन हो सकती है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? जो मॉडिफाइड एलील होगी वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्वल होगी। मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक जीन है, मान लो वो ए एलील कंसिस्ट करता है और हमने उसको क्रॉस करवाया तो मॉडिफाइड एलील बनी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। अगर वो सेम हमारा यहाँ पे लेस एफिशिएंट एंजाइम या नॉर्मल एंजाइम दे रहा है तो कोई मॉडिफिकेशन तो हुई ही नहीं, कोई वेरिएशन तो आई ही नहीं। That is, it will produce the same phenotype and trait. That is a result in the transformation of substrate S into product. ऐसी इक्विवेलेंट एलील पेयर बहुत कॉमन होती हैं, बट अगर एलील प्रोड्यूस कर रही है एक नॉन फंक्शनल एंजाइम, सेकेंड केस अगर हम देखें तो उसमें नॉन फंक्शनल एंजाइम आ रहे हैं या फिर कोई भी एंजाइम हमारा नहीं बन रहा, तो जो फिनोटाइप होगा वो अफेक्टेड होगा, वो सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा। तो जो फिनोटाइप या फिर हम बोले तो ट्रेट है वो किस पे will only be dependent on the functionality of the unmodified allele। मतलब ये कितना फंक्शनल है इसके ऊपर डिपेंड करती है, अनमोडिफाइड पे। मतलब ये अगर अनमोडिफाइड रहती है, वेरिएशन नहीं आती है, तभी ये फंक्शनल रहेगी। तो जो फंक्शनल एलील है या फिर अनमोडिफाइड एलील है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रही है डोमिनेंट एलील की फॉर्म में, एंड मॉडिफाइड एलील जो है वो रिसेसिव एलील है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल ए अगर लूँ मैं यहाँ पे, तो ये रिसेसिव एलील है क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेस करेगी तो मेरा जो जीन होगा वो नॉन फंक्शनल जीन होगा या कोई भी जीन नहीं बनेगा, और तो मेरा फिनोटाइप अफेक्ट होगा, सबस्ट्रेट मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक डोमिनेंट अफेक्ट आ रहा है और एक हमारा रिसेसिव अफेक्ट आ रहा है। हेंस इन द एग्जाम्पल रिसेसिव ट्रेट इज सेम ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारी ब्लेंड इनहेरिटली मतलब ब्लेंड नहीं करती, मतलब जो वो पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन में तो वो मिक्स होके पास ऑन नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है? दो एलील होती हैं, दो वर्जन होते हैं, हमें पता है। अभी तक हम क्या सीख के आ रहे हैं? जैसे ये दो एलील हैं एक पर्टिकुलर जीन की, दो वर्जन है सेम जीन के, वो सेपरेटली एक्सप्रेस होंगे। सेपरेटली एक्सप्रेस होंगी मतलब ना तो वो ब्लेंड करेंगी, ना वो डोमिनेंट इफेक्ट शो करेंगी और ना ही वो रिसेसिव इफेक्ट शो करेंगी। दोनों की दोनों एक्सप्रेस होंगी, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। तो दोनों की दोनों एक्सप्रेस होंगी और अपनी अपनी ट्रेट को शो करेंगी, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास P1 जो पेरेंटल जनरेशन है, ये एग्जांपल है हमारा स्किन कलर का, नहीं शॉर्ट हॉर्न कैटल में। ये कैटल है, इसमें दिख रहे हैं हमें रेड के लिए हमारे दो एलील है, कैपिटल R एंड कैपिटल R, और वाइट के लिए स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो हमारी जब F1 जनरेशन फॉर्म होती है तो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? हाइब्रिड होती हैं, मतलब कि सारी की सारी हमारी हिटोजाइगोट कंडीशन में आती हैं, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो सारी की सारी हमें रॉन कलर शो करती हैं। वो ऐसा कलर होता है जिसमें हमारा रेड भी एक्सप्रेस हो रहा है, वाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है। सो दिस कंडीशन विल रिजल्ट आफ्टर द F1 जनरेशन। फिर जब हमारी जो F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन के बाद जब रोआन कलर आता है तो उस हिटोजाइगोट्स को हम दोबारा से क्रॉस करवाते हैं।
मतलब उनको ही क्रॉस करवाते हैं जो हमारी F1 जनरेशन में इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए, मतलब हेटेरोजाइगोट को ही यहाँ पे जब हम क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर आता है हमारा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आता है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आता है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर आता है। तो कैपिटल आर हमारे क्या शो करेगा, रेड कलर, और स्मॉल आर एंड स्मॉल आर हमारा वाइट कलर, एंड ये हमारा रोआन में मतलब जब भी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रही है तो वो हमारा 4 o'clock प्लांट की तरह हमें वो मिक्स होके कलर नहीं देती, कोई पिंक कलर नहीं देती। यहाँ पे रेड कलर अपना कलर शो कर रहा है, वाइट कलर अपना कलर शो कर रहा है, कोई भी मिक्स होके यहाँ पे कलर नहीं आ रहा, मतलब ब्लेंडिंग मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये होता है हमारा कोडोमिनेंस इफेक्ट। सिकल सेल हेमोग्लोबिन में भी ये कोडोमिनेंस देखी जा सकती है, और हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें भी दोनों ए ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील होती है और बी के लिए जो होती है वो भी एक्सप्रेस करिए। एमएन ब्लड ग्रुप टाइप में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम इन सब मतलब ए बी ब्लड ग्रुप को, एमएन ब्लड ग्रुप को और आरएच फैक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं कि भाई हमारा जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी एंटीजन्स होते हैं आरबीसीज के ऊपर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो एंटीजन कोड किए जाते हैं ABO जीन के थ्रू। मतलब अगर हमारा जो एंटीजन ए है तो वो एंटीबॉडी देगा अगेंस्ट बी, मतलब जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी देगा बी के अगेंस्ट, और एंटीजन बी है वो एंटीबॉडी देगा ए के अगेंस्ट, और हमारा जो ओ होगा वो एंटीबॉडी हमें देगा बी और ए के अगेंस्ट, ठीक है। तो अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग यू कैन हैव द एंटीजन ए बी और बोथ, और या फिर आपके पास कोई भी नहीं हो, अगर कोई भी नहीं है तो ओ हो जाएगा। तो ए विल प्रोड्यूस एंटी बी एंड बी विल प्रोड्यूस एंटी ए एंड ओ विल प्रोड्यूस्ड एंटी ए एंड एंटी बी, और दोनों होंगे तो किसी की तरफ भी हमारी क्या नहीं होगी, एंटी बॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। और RH ब्लड ग्रुप क्या करता है, वो सेट होता है 50 एंटीजन्स का, ठीक है, बट जो RH फैक्टर होते हैं रिफर ओनली टू द D एंटीजन, बस D ही एंटीजन होता है RH पॉजिटिव अगर आपके पास है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर D एंटीजन प्रेजेंट है। मतलब जैसे A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, O पॉजिटिव होता है, या फिर AB पॉजिटिव होता है, तो उसमें ये जो पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव है, बट वो किसके थ्रू है, D के थ्रू। अगर D एंटीजन RBCs के ऊपर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव है, अगर हमारा D अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा RH नेगेटिव आ जाता है। और जो हमारा MN ब्लड ग्रुप होता है वो डिफरेंट एंटीजन को शो करता है कि ये डिफरेंट एंटीजन को डोमिनेंट एलील के थ्रू रिप्रेस किए जाते हैं। यहाँ पे हम I को लेके चलते हैं, और I हमें बताती है कि भाई कौन सा IA और IA है, तो भाई I हमारा AA आ जाएगा, मतलब ब्लड ग्रुप A आ जाएगा। तो दिस इज MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। पे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मदर और फादर है, ठीक है, तो अगर ABO ब्लड ग्रुप और MN है तो क्या आएगा, जैसे O ब्लड ग्रुप है तो M आएगा, B ब्लड ग्रुप है तो N आएगा, और AB है तो MN आएगा, और A है तो फिर हमारा N आ जाएगा, ठीक। तो ABO फादर का है तो B ब्लड ग्रुप है तो M, एंड B है तो N, एंड B है MN भी हो सकता है, और B है तो MN भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि MN क्या है और ABO ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट है हमारा ब्लड ग्रुप M, तो MM होगा, ब्लड ग्रुप N है तो NN होगा। तो दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, हेटेरोजाइगोट कंडीशन देते हैं F1 जनरेशन, जिसमें MN हमारा जीनोटाइप होता है जनरेशन का, ऑफस्प्रिंग का। अब दोनों को हम दोबारा से क्रॉस करवाते हैं तो हमारा MM मिलके MM आएगा, MN आएगा, MN आएगा और NN आएगा, मतलब 2 हेटेरोजाइगोट कंडीशन आएंगी और 2 होमोजाइगस कंडीशन आएंगी, 1:2:1 आएगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप M है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप MN है। MN कब होगा, हमारा MN ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप देगा, मतलब कि दोनों ही एक्सप्रेस होंगे हमारे। इट मीन्स कि ये कोडोमिनेंस फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप में, जैसे AO है मान लो एक पेरेंट का, और एक का ब्लड ग्रुप है BO, मतलब कि यहाँ पे AO का मतलब है कि ब्लड ग्रुप A है, और BO का मतलब है कि ब्लड ग्रुप O है। तो हमारे जब ये दोनों पेरेंट एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो जो वो ऑफस्प्रिंग देंगे उसमें हमारा AB आएगा,
बी ओ आएगा, ए ओ आएगा और ओ आएगा। मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि जो ओ होता है वो रिसेसिव होता है और बी और ए डोमिनेंट होता है। तो बी एक्सप्रेस होगा ए ओ की, बी ओ की कंडीशन में, और ए ओ की कंडीशन में ए एक्सप्रेस होगा। और जब दोनों ओ ओ प्रेजेंट होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी हमारा ओ एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे हमने ले लिया बी ब्लड ग्रुप को। तो बी ब्लड ग्रुप को ले लिया तो हमारी क्या कंडीशन होगी, बी ओ होगा हमारा। मतलब या तो बी बी हो सकता है या बी ओ हो सकता है, पर हमने प्रोजेनी में देखा कि बी ओ आया, हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और बी हमारा डोमिनेंट है, ओ हमारा रिसेसिव है। तो हमारे यहाँ पे क्रॉस करने के बाद क्या आता है, बी बी, बी ओ और ओ। मतलब बी बी हमारा दोनों ही बी बी है, मतलब वो दोनों ही डोमिनेंट है, तो बी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, मतलब ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा। बी ओ है तो ओ हमारा रिसेसिव है, बी हमारा डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ आएगा। यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप बी आएगा, और यहाँ पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, रिसेसिव एलील है, तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा। फिर अगर हम यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप के साथ बी ओ ब्लड ग्रुप को क्रॉस करवा रहे हैं, तो ओ हमारा रिसेसिव है, ओ जीन देगा, हमारा एलील देगा, और बी ओ हमारा बी और ओ एलील देगा। दोनों को क्रॉस करवाने पे बी ओ आता है हमारा, और दो ओ ओ कंडीशन में आते हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं। दोनों एक्सप्रेस होंगे, ओ ब्लड ग्रुप दे देंगे, और यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है, अगर हमारा ए बी प्रेजेंट है और बी बी प्रेजेंट है तो वो दोनों एक्सप्रेस होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। बट अगर हमारा ए ओ के साथ प्रेजेंट है तो ओ हमारा रिसेसिव है, ए हमारा डोमिनेंट है, तो हमारा डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। सिमिलरली जब बी ओ की कंडीशन है तो बी हमारा डोमिनेंट है, ओ हमारा रिसेसिव, तो खाली बी एक्सप्रेस होगा और बी ब्लड ग्रुप दे देगा। सिमिलरली जब हमारा ओ ओ प्रेजेंट होगा तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, दोनों रिसेसिव होंगे, तो केवल और केवल हमारा ओ क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। इस तो ये हमारा कोडोमिनेंस को एक्सप्रेस कर रहा है कि ए बी हमारी कोडोमिनेंस शो करते हैं, दोनों अगर प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है। फिनोटाइप देखो, सिकल सेल कैरियर है और सिकल सेल कैरियर है, दोनों कैरियर हैं, तो इसका मतलब है जीनोटाइप क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, ए हमारा नॉर्मल को शो कर रहा है, एस हमारा अफेक्टेड एलील को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक एलील हमारी नॉर्मल है और एक हमारी अफेक्टेड है, एस हमारा अफेक्टेड एलील है, एच बी एस अफेक्टेड एलील है, और एच बी ए हमारी नॉर्मल एलील है। दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, इसीलिए यहाँ पे दोनों ही कैरियर हैं। कैरियर का मतलब वो खुद सिकल सेल हीमोग्लोबिन नहीं शो करेंगी, बट वो कैरी करेंगी उस जीन को नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसलिए उनको कैरियर बोला गया है। जब दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास आती है प्रोजेनी, जिसका जीनोटाइप होता है एच बी ए, मतलब कि दोनों में ए है तो नॉर्मल है। अगर एच बी ए और एच बी एस आता है तो फिर से हमारी कैरियर बन जाती है, एच बी एस और एच बी ए आता है तो ये भी कैरियर बन जाती है, मतलब दो कैरियर होती हैं, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो इंडिविजुअल आ रहे हैं। और जब हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है तब हमारा वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है, एस और ए, एस एस जब दोनों आती हैं तो हमारा सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, क्योंकि सिकल शिप की उनकी क्या हो जाती है, आरबीसीज हो जाती हैं, तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमारी एलील सिकल सेल एनीमिया को जो कोड कर रही थी एच बी एस, वो प्रेजेंट थी, और जब नॉर्मल एलील प्रेजेंट थी तो दोनों ही एक्सप्रेस हो रही थी और वो हमारी कैरियर शो कर रही थी। इट मीन्स कि दोनों ही कोडोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को सुप्रेस नहीं कर रही हैं। और हमारा यहाँ हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जब भी हमारा कोडोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगी तो उनका जो रेशो आएगा वो हमेशा 1:2:1 की फॉर्म में आएगा। मल्टीपल एलील इफेक्ट क्या होता है, बर्नस्टीन ने डिस्कवर किया था मल्टीपल एलील को, जब एक से ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट होती है एक जीन की, एक पर्टिकुलर जीन की, जैसे ब्लड ग्रुप में बहुत सारे हमारे ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, ए बी आ रहा है, ओ आ रहा है, तो मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, जैसे ए की कंडीशन है, ए बी की कंडीशन है, बी की कंडीशन है, ओ की कंडीशन है, ए ओ की कंडीशन है, बी ओ की कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन आ रही है मल्टीपल एलील है, सेम लोकस पे प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम, मतलब ये मेल क्रोमोसोम है, मान लो ये फीमेल क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम जो है क्योंकि मेल में एक्स भी होता है वाई भी होता है, तो दोनों अगर होमोलोगस का मतलब है पेरेंटल टाइप, जैसे ये हमारा फादर का है और ये हमारा मदर का है और दोनों के सेम लोकस पे, मान लो ये A1 लोकस है
और ये भी हमारा A1 लोकस है फादर के क्रोमोसोम पे और ये मदर के क्रोमोसोम पे, तो उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं म्यूसिस के टाइम पे जब हमारा डिवीजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनता है जिसमें 2 एलील होंगी। एलील क्या होंगी, या तो ए होंगी या AB होगी या BB होगी या फिर हमारी AO होगी या फिर हमारी OO होगी या BO होगी। तो 2 एलील आएंगी एंड गैमेट कंटेन 1 एलील फॉर ए कैरेक्टर, मतलब कि जब ये फादर जब गैमेट फॉर्म करेगा, स्पर्म फॉर्म करेगा, या फिर मदर जब ओवा फॉर्म करेगी तो उसके अंदर तो B एलील होगी खाली, या फादर के अंदर A एलील होगी खाली, दोनों मिलके A भी दे देंगे। तो इस तरह कैरेक्टर पास होते हैं मल्टीपल एलील के केस में। तो ये एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, 3 एलील हैं A, B एंड O। अब यहाँ पे अगर हमारा n इज़ द नंबर ऑफ एलील ऑफ ए जीन, n इज़ द नंबर ऑफ एलील, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 3 नंबर है एलील का, तो n मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैं पॉसिबल जीनोटाइप निकाल सकती हूँ, मतलब कितने जीनोटाइप का मतलब है कि उनके जीनोम कैसे, मान लो एग है मेरा, ओवा है, और यहाँ पे मेरा स्पर्म है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्पर्म है, तो मान लो एग के अंदर बी है और इसके अंदर भी बी है, तो मेरा बी बन गया। अगर इसके अंदर ए है और इसके अंदर भी ए है तो मेरा ए बन गया, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर ए है और इसके अंदर ओ है तो मेरा ए ओ बन गया। सिमिलरली बी है ओ है तो बी ओ बन गया। और मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ओ है तो ओ बन गया। अब मैं बोल रही हूँ अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, दोनों है, तो मेरा क्या बन गया, ए बी बन गया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेरे यहाँ पे क्या बन सकते हैं, जीनोटाइप बन सकते हैं। एक तो मैं ऐसे लेंथी प्रोसेस में उसको करके देखूं कि कितने जीनोटाइप मेरे बन रहे हैं तो मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जीनोटाइप को निकालने के लिए, वो होता है n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइड बाई 2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलील, जैसे ब्लड ग्रुप में 3 एलील है, A है, B है एंड O है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। तो 6 जीनोटाइप यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से हम नंबर ऑफ जीनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील इज कोड कलर इन रैबिट के केस में, जैसे वाइल्ड है हमारा तो उसका ये हमारा जीनोटाइप होता है और एलील टाइप होती है हमारी C, और चिंचिला में हमारा ये जीनोटाइप होगा और एलील टाइप ये होगी, हिमालयन वाले में एल्बिनो में ये हमारे जीनोटाइप होंगे, ये एलील टाइप होंगे। तो कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। दीज एलील शो ए ग्रेडियंट इन डोमिनेंस, क्या दिख रहा है हमें, कैपिटल C, और CH हमारा डोमिनेंट है यहाँ पे क्योंकि CH इफेक्ट दिखा रहा है, H हमारा इफेक्ट दिखा रहा है हिमालयन में, और स्मॉल c हमारा एल्बिनो में दिखा रहा है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या है हमारे यहाँ पे, 4 है कि 4 एलील हैं जो डोमिनेंट इफेक्ट शो करें, इसका मतलब कि n का नंबर हमारा क्या हो गया, 4। और हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द जीनोटाइप और पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप एक पर्टिकुलर स्पीसीज में। तो यहाँ पे हमारी देखी हमने कि 4 एलील हैं जो डोमिनेंट इफेक्ट शो करें, तो n की वैल्यू क्या 4 हो गई, 4 + 1 बाई 2। तो हमारी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, 10। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही जीनोटाइप आ रहे हैं हमारे। तो this is a way to calculate the number of possible genotype by getting the information about number of dominant allele or number of allele that are present in a particular species। अब आती है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल फिनोटाइप जनरेट हो रहे हैं। एक जीन है जो रेगुलेट कर रहा है मल्टीपल फिनोटाइप्स को, एक ही सिंगल जीन। जैसे सिकल सेल एनीमिया में देखा, हमारा कैरियर बन रहा है, सिकल सेल एनीमिक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बन रहा है। एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया की कंडीशन में भी, दे बोथ आर जेनेटिक कंडीशन एंड बोथ आर क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो ये हमारा प्लियोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि देयर इज मिक्सिंग ऑफ 2 फैक्टर्स इन द हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन। मिक्सिंग ऑफ 2 फैक्टर कैसे, जैसे दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। एट द सेम टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन द 2 फैक्टर्स सेपरेट एंड सेग्रीगेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमेट रैंडमली। और हमने क्या देखा, जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई हमारी यहाँ F1 जनरेशन में, हमारे हेटेरोजाइगट बन गए, कैपिटल B एंड स्मॉल t, कैपिटल B एंड स्मॉल t हेटेरोजाइगट बन गए। बट जब इनके हम गैमेट बनाते हैं तो B अपना अलग से अपना इफेक्ट शो करेगा, ये अलग हो जाता है और B अलग, मतलब गैमेट
जब हमारे बनते हैं तो एक गैमेट में मान लो ओवा बन रहा है, तो ओवा में या तो बी प्रेजेंट होगा या फिर उसमें स्मॉल बी प्रेजेंट होगा, तो गैमेट सेपरेट हो जाते हैं और वो रैंडमली सेपरेट होते हैं। मतलब ये कोई फिक्स बात नहीं है कि बी ही बनेगा या कैपिटल बी भी ही बनेगा, स्मॉल बी ही बनेगा, तो वो रैंडमली सेग्रीगेट होते हैं। ए गैमेट कम्स टू हैव वन फैक्टर ऑफ ए पेयर। वन फैक्टर ऑफ ए पेयर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ एलील में से एक ही एलील उसके पास होगी, किसके पास, गैमेट के पास। एंड द गैमेट फ्यूज, कौन से गैमेट फ्यूज होंगे, मेल का और फीमेल का गैमेट फ्यूज होगा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पे। और जो फिर F2 जनरेशन जब आएगी तो उसमें वो एक्सप्रेस करेंगे, फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे, सो द ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, अगर हम बात कर रहे हो यहाँ पे हाइट की। गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए करेक्टर, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी और गैमेट बाय बैटसन ने ये स्टेटमेंट दी थी। प्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, जैसे बी भी हमारा होमोजाइगस कंडीशन में हो और कैपिटल बी हमारा होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो वो अपने इफेक्ट को फुल्ली शो कर पाएंगे, प्योर फॉर्म में शो कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ब्लू कलरेशन इन बिटल इज डोमिनेंट, कैपिटल बी है, एंड ग्रीन कलरेशन स्मॉल बी वो रिसेसिव है। तो ब्लू बिटल कब बनी हमारी, जब हमारा कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आया, मतलब कि हमारी जो कैपिटल बी है ब्लू कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल बी जो ग्रीन कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिसेसिव है। इसलिए जब भी हेट्रोजाइगोट बनता है तो ब्लू बिटल बनती है, क्योंकि हमारा जो ग्रीन कलर के लिए ब्लू ग्रीन के लिए जो एलील है कैपिटल बी वो सुप्रेस कर देती है हमारी स्मॉल बी को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, इसलिए ग्रीन कलर आ नहीं पाता। पर जब हमारा ग्रीन एलील रिसेसिव फॉर्म में है और होमोजाइगस कंडीशन में है, तो वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती हैं और ग्रीन बिटल शो करती हैं। तो हमने पेरेंटल जनरेशन ली जिसमें हमने एक हेट्रोजाइगोट लिया और एक हमने होमोजाइगोट लिया। तो जब हमने उनके गैमेट बनाए, मतलब उनके जब गैमेट बनेंगे, यहाँ पे ये स्पर्म बन रहा है और ये ओवा बन रहा है, तो ओवा जब बन रहा है तो एक ओवा में या स्मॉल बी है, एक दूसरा ओवा में भी स्मॉल बी होगा, क्योंकि दोनों ही एलील क्या है, सेम है, होमोजाइगस कंडीशन में है। बट जब मेल में स्पर्म बन रहा है तो एक तो कैपिटल बी वाला स्पर्म बन गया, एक स्मॉल बी वाला स्पर्म बन गया। तो जब वो गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो प्रोजेनी देते हैं एवन जनरेशन में, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो दोनों ही हमारा यहाँ पे बी, जो कैपिटल बी है ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डोमिनेंट है, वो अपना इफेक्ट शो करता है और ब्लू बिटल फॉर्म करता है। बट जो स्मॉल बी है वो यहाँ पे जो जनरेशन आ रही है वो होमोजाइगस कंडीशन शो कर रही है और वो रिसेसिव है, तो अपना इफेक्ट शो कर रही है, ग्रीन प्रोजेनी आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि 2:2 आ रहा है, मतलब हाँ 1:1 आ रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे जब गैमेट बनते हैं वो गैमेट इस बात पे डिपेंड करते ही नहीं कि दूसरी एलील डोमिनेंट है या फिर वो रिसेसिव है, वो हमारे रेंडमली सेग्रीगेट करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द मेंडल who explained that this is the law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बस यही बताता है कि जो एलील हैं वो हमारी रेंडमली सेग्रीगेट करती हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हम दो करेक्टर लेके चल रहे हैं यहाँ पे। एक करेक्टर हमारा सीड कोट होगा, मतलब शेप होगी सीड की कैसी शेप है, रिंकल्ड है, राउंड शेप है। और दूसरा हम लेके चल रहे हैं कलर कैसा है, ग्रीन कलर है या फिर हमारा येलो कलर है। तो दो हमारे मोर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं यहाँ पे, एक हमारी शेप और दूसरा हमारा कलर। इसीलिए हम इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि दो करेक्टर यहाँ पे मिक्स होके एक हाइब्रिड प्रोजेनी दे रहे हैं। इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज है, पी प्लांट है, पाइजम सेटिवम लिया, डेट आर डिफरेंट इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। डिफरेंट कैसे हैं, एक हमारा येलो है और राउंड है, एक हमारा ग्रीन और रिंकल्ड है। तो दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो कर रहे हैं, उनकी एलील को यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं। तो हमने पेरेंट लिया, एक हमारा डोमिनेंट स्टेट में है, येलो भी हमारा डोमिनेंट है, यहाँ पे कैपिटल वाई जो डोमिनेंट को शो कर रहा है और स्मॉल आर जो हमारा राउंड को शो कर रहा है, दोनों ही डोमिनेंट स्टेट में है। एक हमारा रिसेसिव स्टेट में है, स्मॉल वाई जो हमारा यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ग्रीन को, और स्मॉल आर जो हमारा रिंकल्ड को शो कर रहा है। यहाँ पे दोनों के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, गैमेट मतलब दोनों के करेक्टर आएंगे। देखो वाई कैपिटल वाई एक जीन है और कैपिटल आर एंड कैपिटल आर एक अनदर जीन है। तो इस जीन की एलील सेग्रीगेट होंगी तो वाई
और वाई सेग्रीगेट होगा, इसकी एलील सेग्रीगेट होंगी तो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर सेग्रीगेट होगा। तो अगर गैमेट दो के लिए बन रहा है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं हम, तो दो करेक्टर्स के लिए या दो ट्रेट के लिए अगर यहाँ पे हमारा गैमेट बनेगा तो एक ये एलील और एक ये एलील उस गैमेट में प्रेजेंट होगी। तो इट मीन्स हमारी यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। और यहाँ पे जब होमोजाइगस कंडीशन में गैमेट बनेंगे तो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई बनेगा। तो हमारी जब F1 जनरेशन बनेगी तो वो हमारा हिट्रोजाइगस इफेक्ट शो करेगी, और हिट्रोजाइगस इफेक्ट जब शो करेगी, हाइब्रिड जब वो बनाएगी, तो वहाँ पे हमेशा डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होती है, इसलिए कैपिटल वाई हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है येलो के लिए, तो येलो कलर आएगा। और कैपिटल आर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा राउंडनेस के लिए, और राउंड हमारा सीड आएगा क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, तो येलो और राउंड बनता है। There are two hypotheses that was given by Mendel. One is hypothesis of dependent assortment and another one is hypothesis of independent assortment. जो dependent assortment है वो ये बताता है कि भाई जो inheritance है फिजिकल करेक्टरिस्टिक की, फिजिकल करेक्टर यहाँ पे क्या है, एक तो येलो कलर, मतलब कलर यहाँ पे फिजिकल करेक्टर है, और दूसरा क्या है यहाँ पे सीड की शेप। ठीक है, ये दो करेक्टर हैं कि इनकी जो ये जो करेक्टर है ये जब इनहेरिट करेंगे, मतलब आगे पास ऑन होंगे, तो ये गैमेट की फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है इनका लिंकेज किसका, कि जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पर्म बन रहा है अगर वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल आर का बन रहा है, इसका मतलब आर राउंडनेस का होना और येलोनेस का होना दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कि जो हमारा स्पर्म है वो स्पर्म कौन सी एलील को, दोनों करेक्टर्स में कौन सी एलील को कंसिस्ट करता है, ये है हमारा डिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो ये हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह जाएगी और हमारा 3:1 शो करेगी। क्यों? क्योंकि मान लो स्पर्म हमारा डोमिनेंट इफेक्ट, ऐसा स्पर्म बन रहा है जिसमें हमारा कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, और एक हमारा क्या बन रहा है, अगर मैं इसको देखूं, इसको निकालूं मैं बाहर, तो यही तो पॉसिबिलिटी होंगी, दो ही पॉसिबिलिटी होंगी जब मैं हिट्रोजाइगोट को ले रही हूँ। हिट्रोजाइगोट मेरा क्या है, हिट्रोजाइगोट कंसिस्ट कर रहा है मेरा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को कंसिस्ट कर रहा है। तो मेरे एलील फॉर्मेशन की क्या मतलब क्या चांसेस हैं यहाँ पे, पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा कैपिटल वाई होगा और कैपिटल आर होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास है स्मॉल वाई होगा स्मॉल आर होगा। अब हमें पता है कि भाई दो ही, यहाँ पे कितना भी मैं कर लूँ निकालूँ तो दो ही पॉसिबिलिटी आ रही हैं, तो मेरे दो स्पर्म जब बनेंगे तो स्पर्म के पास क्या होगा, ये एलील होगी या फिर ये एलील होगी। सिमिलरली एग के पास भी क्या होगा, या तो ये पर्टिकुलर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई वाली एलील होगी, या कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर वाली मेरे पास क्या होगा, एग होगा। तो जब स्पर्म और एग बन रहे हैं, जब मेरे गैमेट बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिंकेज, इन एलील का जो लिंकेज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है। और जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है, स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, जब वो ऑफस्प्रिंग देते हैं, तो मेरा यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट इफेक्ट आता है और होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव इफेक्ट आता है, दो हमारे हाइब्रिड बनते हैं। तो हाइब्रिड कंडीशन में हमें पता है कि हिट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होंगी, तो 3 हमारे यहाँ पे येलो बन जाते हैं और एक हमारा ग्रीन रिंकल्ड बन जाता है, तो रेशियो आ जाता है 3:1। जो हमारा दूसरा हाइपोथेसिस है, दूसरा हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये हमें ये बताता है कि भाई जो हमारी एलील्स होती हैं डिफरेंट फिनोटाइप के लिए एलील्स, जैसे यहाँ पे एक कलर के लिए है और एक शेप के लिए है, ये हमारी जो डिफरेंट फिनोटाइप के लिए जो एलील्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करती हैं। इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं करती जब वो गैमेट के अंदर जाती हैं। हम क्या कह सकते हैं, रिसीविंग एन एलील फॉर वन फिनोटाइप, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर के लिए मैं एलील कोई भी कंसिस्ट कर रही हूँ, या फिर वो वाई कैपिटल वाई हो या फिर वो स्मॉल वाई हो, ये डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ अनदर फिनोटाइप। अनदर फिनोटाइप यहाँ पे क्या है, शेप है। अनदर फिनोटाइप क्या है, शेप है, तो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सीड के कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप की एलील का सेग्रीगेट होना सीड के कलर की एलील
के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो किस वे में सेग्रीगेट हो रही है, मतलब दोनों ट्रेट अलग अलग वे में सेग्रीगेट होंगी। यही यहाँ पे बोला गया है कि ये इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो गैमेट बनेंगे वो उनकी अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि एक भी कैपिटल वाई आ सकता है, तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल हमारा आर भी आ सकता है, और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। तो ये चार पॉसिबिलिटी बनती है गैमेट फॉर्मेशन की जब हम इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट की बात करते हैं। तो स्पर्म में भी ये चार पॉसिबिलिटी बनेगी, एग में भी ये चार पॉसिबिलिटी बनेगी, और हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो कलर उसने कोटिलीडोन के सिक्रेट करे थे। कोटिलीडोन जैसे पी में ये ऐसे कोटिलीडोन्स होते हैं, येलो और ग्रीन सिक्रेट करे थे। शेप ऑफ शीट कैसी है, रिंग राउंड है या रिंकल्ड है, ये उसने चूज़ किया था। नंबर ऑफ जीनोटाइप हमारे इस क्रॉस में जब हमारा डिपेंडेंट अशोर्टमेंट हो रही थी तो 3 आ रहे थे। जीनोटाइप का मतलब है देखो ये दोनों जीनोटाइप सेम है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो इसको हम एक इंक्लूड करेंगे, ये हमारा अलग है, इसको एक इंक्लूड करेंगे और इसको भी एक इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जीनोटाइप क्या थे, 3। और जब हम डिपेंडेंट अशोर्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप का रेशो हमारा क्या था, 3 और 9। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा सेम है 1 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो सेम, एंड यहाँ पे हमारा ये वाला किसके इक्वल आ रहा है, कैपिटल आर, ये वाला सेम है। तो यहाँ पे हमारा 3 और 9 रेशो आ रहा है। जैसे ये हमारा सेम है, ये और ये हमारा सेम है, तो इस तरह से हम सिमिलर को एक काउंट करेंगे, तो उस तरह हमारा जो जीनोटाइप है वो 3:9 आएगा जब हम इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट की बात करते हैं। बट जब हम फिनोटाइपिक रेशो की बात करते हैं तो डिपेंडेंट अशोर्टमेंट में 3:1 आएगा, जैसे हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, और इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट के केस में फिनोटाइपिक रेशो आएगा हमारा 9:3:3:1। अब हम कंक्लूड करते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट है वो एक्चुअल में कहता क्या है। यहाँ पे मेंडल बात करता है कि दो फैक्टर हैं एक करेक्टर के, तो वो अशोर्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे डिपेंडेंट करके। यहाँ पे एक करेक्टर की बात करें, एक करेक्टर मतलब सिर्फ अगर मैं सिर्फ कलर की बात करूँ तो कलर का जो सेग्रीगेशन है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दो अलग अलग करेक्टर की, मतलब कलर की भी और शेप की भी बात कर रही हूँ, तो वो हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे जब वो सेग्रीगेट होंगे। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। This law is applicable to only those factor or gene which are either situated distantly on the same chromosome or occur on different chromosome। अगर वो हमारे डिस्टेंसली लोकेटेड हैं सेम क्रोमोसोम पे, इसका मतलब ये है देखो कि मान लो यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जो हमारा वाई को कंसिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे मेरा एक जीन है जो मेरा आर को कर रहा है, तो ये तो मेरे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये मेरी शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोनों जीन एक दूसरे से अलग लोकस पे लोकेटेड है। या फिर मैं बोलूँ कि मेरा जो 12वां क्रोमोसोम है उस पर तो मेरा कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई के लिए जीन प्रेजेंट है, बट मेरा जो क्रोमोसोम 14 है उस क्रोमोसोम पे मेरा क्या प्रेजेंट है, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर प्रेजेंट है। मतलब कि कलर के लिए मेरा रिस्पॉन्सिबल है 12th क्रोमोसोम, और मेरे शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरा 14 क्रोमोसोम। इसलिए इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करेंगे। ये कहता है मेरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। अब हम तीनों लॉ देखते हैं मेंडल के। फर्स्ट जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमेट बनेंगे तो हमारी जो एलील हैं वो सेग्रीगेट होंगी। जैसे यहाँ पे हीमोफिलिक कंडीशन शो की गई है, HbA एंड HbS। जब भी गैमेट बनेगा ये दोनों सेग्रीगेट होंगी, और जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी तो एक नॉर्मल होगा, 2 हेटेरोजाइगोट होंगे और एक हमारा अफेक्टेड होगा। वो इसलिए होता है कि ये हमारी सेग्रीगेट हो रही है, ये सेग्रीगेट हो रही है, तो जब हमारा ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो एक मदर और एक फादर अपनी अपनी एलील दे रहे हैं, और उसके बाद HbA फादर से और HbA मदर से आ रही है, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन हो रही है। बट जब HbA और HbS आ रही है 2 बार चाइल्ड में, मदर और फादर दोनों से, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो रही है, दोनों एक्सप्रेस हो रही है कोडोमिनेंटली, और यहाँ पे वो क्या कर रही है, हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से कैरियर बच्चे बन रहे हैं। और एक कंडीशन होगी जिसमें HbS और HbS आएगा, फादर से भी मदर से भी, क्योंकि दोनों ही कैरियर थे, तो अफेक्टेड यहाँ पे हमारी डॉटर सेल्स या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। बट बात क्या है कि जब ये दोनों ही कैरियर हैं, फादर भी और मदर भी, मतलब एक के पास HbA है और एक के पास HbS है फॉर एग्जांपल, तो दोनों अपने
मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों ही HbA और HbS दोनों ही कंसिस्ट करते हैं, तो जब वो अपने गैमेट बनाते हैं तो इन एलील को सेग्रीगेट करते हैं, HbS को अलग गैमेट में भेजते हैं और HbA को अलग गैमेट में भेजते हैं। मतलब कि अगर मदर का ओवा बनेगा तो एक ओवा के अंदर HbA होगा और एक ओवा के अंदर HbS होगा। ऐसे जब स्पर्म बनेगा तो एक स्पर्म के पास होगा HbS और एक स्पर्म के पास होगा HbA, जिसको हम बोलते हैं कि जब गैमेट बन रहे हैं तो वो हमारी एलील सेग्रीगेट हो रही है, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करेंगे हमारे गैमेट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक का जो एक्सप्रेशन है दूसरे के एक्सप्रेशन पे इफेक्ट नहीं करता, सीड कलर और सीड को शेप एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बताता है कि जब हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो एलील प्रेजेंट है सेम ट्रेट के लिए, सेम ट्रेट क्या, सेम ट्रेट यहाँ पे हाइट है, मतलब दोनों ही कैपिटल T और स्मॉल t दोनों ही हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सेम ट्रेट के लिए अगर दो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैं तो एक हमारी डोमिनेंट होगी, एक हमारी रिसेसिव होगी, ठीक है। और जो रिसेसिव एलील है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट नहीं शो करेगी और डोमिनेंट वाली इफेक्ट शो करेगी और इसके इफेक्ट को सुप्रेस कर देगी, वो है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस।